वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने बात कर ली थी किसके बारे में, जो एंट्रोपी है और ऊष्मागतिक प्रायिकता है, उन दोनों में रिलेशन निकाला था S इक्वल टू के ln W। ठीक है, यहां तक निकाल लिया था, वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें कि कोई भी टेम्परेचर T है जिसको अपन बोल रहे हैं परम ताप, उस परम ताप पर किसी भी I V कोष्ठिका है जिसकी एनर्जी कितनी है EI है, उसमें अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता यानी कि W है, अगर उस स्थिति में मैक्सिमम है अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की स्थिति में किसी भी I V कोष्ठिका में, जैसे कि कोई भी एक निकाय था उसको हम अनेक कोष्ठिकाओं से निर्मित मान रहे थे इस तरह से, तो कोई भी I V कोष्ठिका मान ली, ये N1 N2 इसमें N3 है कणों की संख्या, इस तरह से कोई बीच में कौन सी है I V कोष्ठिका है, तो उस I V कोष्ठिका में जो कणों की संख्या है वो टोटल इस तरह से दी जाएगी कि उसकी एनर्जी है EI, उसमें बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना काम करेगी 1/kT होती है, n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और z कितना होता है, z है समवितरण फलन। z क्या है, समवितरण फलन, जो कि पढ़ा था हमने थर्मो में, इसकी वैल्यू कितनी थी, समेशन ऑफ i e की पावर में माइनस के बीटा ei। ये था समवितरण फलन, प्रायिकता वितरण फलन में आ रहा था ये समवितरण फलन। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है कि ni इक्वल टू n बाई जेड ई की पावर में माइनस के बीटा ei। ठीक है, तो इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो उसको कि उसमें आपको ni दे रखा है इक्वल टू n बाई जेड ई की पावर में माइनस की बीटा ei। तो अब करना क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन में दे रखा है अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था में, तो हम केवल W को लेकर चलते हैं पहले ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था में। तो इसके लिए चूंकि W है, जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो कितनी होती है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हो, या मल्टीप्लिकेशन साइन में लिखा था i इक्वल टू 1 टू लेकर r जो भी है n1 ni, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। ठीक है, यदि हम इसका log लेते हैं ln w करते हैं तो log m अपॉन n, तो log m माइनस log n हो जाएगा, log n पूरी वैल्यू आ जाएगी जो भी मल्टीप्लाई में है, ये 1 से फैक्टोरियल ni, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पर ln फैक्टोरियल n हो जाएगा माइनस के ln, ये सभी मल्टीप्लाई में है तो इनको ओपन करेंगे तो किस तरह से खुलेगा, फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 एंड सो ऑन, इस तरह से ओपन हो जाएगा ये। अब जब भी log m into n होता है तो log m प्लस log n होता है, तो log फैक्टोरियल n माइनस की कितना, इसमें प्रतीक को अंदर ले गए तो ln को अंदर ले गए तो किस तरह से होगा, ln n1 प्लस ln n2 प्लस ln n3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ln फैक्टोरियल n, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सभी समेशन में हो जाएंगे ये, समेशन ऑफ i का मान ln 1 से लेकर जितना भी होगा वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ln फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा ni। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं इसको, log m into n होता है यहाँ पर log m प्लस log n, n n p q इस तरह से हैं, सभी सबके सब क्या हो जाएंगे इसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ तक आ गया ये ln w। ठीक है, ln w आ गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पर देखो कि जो n है उसका मान बहुत अधिक है, n है वो बड़ा है बहुत, तो बड़ा होने की वजह से अपन क्या स्टर्लिंग फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे कि ln फैक्टोरियल n है वो कितने के बराबर होता है, n ln n माइनस के n के बराबर होता है, तो उसका यूज करेंगे अपन। तो ln w इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, n ln n माइनस के n। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी फैक्टोरियल है, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं i का मान, ठीक है, 1 टू लेकर जहां तक भी पॉसिबल होगा वो, और ln इसको भी अपन ने लिख दिया ni ln ni माइनस के ni। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने लिख दिया इसमें, तो यहाँ से ln w हमारे पास आ जाएगा n ln n माइनस के n, समेशन को दोनों में ले गए समेशन i ni ln ni, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा i का मान 1 टू लेकर जितना भी पॉसिबल होगा समेशन ऑफ ni। अब ध्यान देना इसमें समेशन ऑफ ni, समेशन ऑफ ni, i का मान 1 टू लेकर n तक, ये कितने के बराबर होगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ
n1 प्लस n2 प्लस n3 जितनी भी कोष्ठकाएं मानी है लास्ट तक, जैसे कि r कोष्ठकाएं मानी होंगी इसमें, तो n r हो जाएगा। और सभी कणों का अगर हम योग कर रहे हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कितने के बराबर, n के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हमारे पास ln w जो बचेगा वो n ln w माइनस में कितना बचेगा, ni ln ni, इतना बचेगा लास्ट में। अब वो क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है, ये तो हमने ऊष्मागतिक प्रायिकता का लॉग निकाला था यहाँ तक, ठीक है। इसको सॉल्व करके अब वो आगे कह रहा है अधिकतम ऊष्मागतिक की अवस्था में, प्रायिकता की अवस्था में, तो अधिकतम के लिए, मिनिमा या मैक्सिमा के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0। पढ़ा है कि कहीं पर भी अगर मिनिमा या मैक्सिमा है इस तरह से इन पर पॉइंट्स पर, उसका डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, 0। तो अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था में, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था में जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, d ln w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि d ln n है ये, d n ln n माइनस के समीशन ऑफ ni ln ni, ठीक है, इक्वल टू ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसको अंदर ले गए। अब n का हमें जो पार्टिकल्स की जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, इस तरह से हमें एक एक करके उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसमें किस तरह से आएगा, n को स्थिर रखा, ln n का करेंगे तो 1/n, ठीक है, dn इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इस तरह से n log n का कितना हो जाएगा, 1/n dn, प्लस में ln n को स्थिर रखा, n का करेंगे तो dn, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में इसका करेंगे, यहाँ पर समीशन ऑफ, इस पर लगा दिया आगे i का मान ni ln ni इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये dn प्लस में ln dn ln n dn, ठीक है, इस तरह से बचेगा। अब इसमें अगर हम अंदर डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करोगे, समीशन को बाहर निकाल लिया, d है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, तो इस पर अप्लाई होगा तो किस तरह से लिखोगे इसको बताओ। ni का अगर हमने किया ln ni को स्थिर रखते हुए, तो d of ni इसका कर दिया, इसको स्थिर रखते हुए, प्लस में इसको स्थिर रखा ni को, इसका करेंगे अपॉन में ni, ln ni का और d ni, इस तरह से कर देंगे, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। यहां तक ये ठीक है। अब देखो उसमें अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता, जैसे कि हमने जो कोष्ठकों से निर्मित उसको माना था, उसमें हम केवल किनको चेंजेस कर रहे थे वहां पर, जैसे कि हम चेंजेस जो कर रहे थे वो केवल हम कर रहे थे, जैसे कि आई भी कोष्ठका है, जिस तरह से हमने ये कोष्ठकाएं मानी है, तो आई भी कोष्ठका में जो कणों की संख्या है वो परिवर्तित हो रही है वहां पर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो संख्या है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, उसमें n का मान यानी कि डेल n 0 था, इसी तरह से यहाँ पर dn का मान भी कैसा है, 0 होगा, और जहां पर भी dn आ रहा है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 0, और ये भी टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक करो इसको। हाँ, तो आगे देखो, इसमें ये वाली टर्म 0 हो गई है, ये वाली टर्म 0 हो गई है, तो इसमें कितना बचेगा, माइनस है वो 0 में चला जाएगा, तो समीशन ऑफ i ln ni dni, ठीक है, i भी कोष्ठका में कणों की संख्या है वो परिवर्तन हो रहा है, और dni, इस तरह से
पूरा है इक्वल टू 0 समेशन ऑफ i ln ni dni, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और प्लस में समेशन ऑफ i dni लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर देखो जो समेशन ऑफ i dni है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ समेशन ऑफ ni। पहले समेशन करके डेरिवेटिव कर दो या डेरिवेटिव करके समेशन कर दो, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि अपन ने ये किया, आई समेशन ऑफ i dni निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या रहा, dn1 प्लस dn2 प्लस dn3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। इसका मतलब क्या रहा कि d ऑफ समेशन ऑफ ni का मतलब क्या रहा, d समेशन को पहले ओपन करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। डेरिवेटिव अंदर करेंगे तो ये भी कितने के बराबर आ जाएगा, dn1 प्लस dn2 प्लस dn3, यानी कि दोनों ही किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसलिए अपन इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये दोनों चीज है बराबर है, तो यहाँ पर d ऑफ समेशन ऑफ ni यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने ऐड कर दिया, इसमें सभी में ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया dn, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन शून्य कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स की संख्या, हम पार्टिकल्स को बाहर लेकर नहीं जा रहे हैं, उनको एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, वहां पर सेटलमेंट कर रहे हैं। यहां तक हो गया इसको। तो ये वाली जो टर्म है dni वाली वो 0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं i ऑफ dni इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से समीकरण कितनी बन जाएगी, ये ln ni dni इक्वल टू 0, एक तो समीकरण ये बन गई, ठीक है, एक समीकरण ये बन गई। अब देखो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, इसकी निकाय की जो एनर्जी है टोटल वो कितनी हो जाएगी, वो चेक करते हैं। तो E इक्वल टू कितना होगा, देखो n1 E1, इसमें पार्टिकल्स की संख्या n1 है, इसमें n2 है, n3 है, इस तरह से हमने क्या किया, n1 E1, इसमें एनर्जी E1 है प्रत्येक पार्टिकल की, इसमें E2 है, इसमें E3 है, इस तरह से है। तो n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस n3 E3, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी। तो समेशन की फॉर्म में लिखेंगे ni ei, i का मान 1 to लेकर जितनी भी उसमें कोष्ठिकाएं होंगी उतने के बराबर हो जाएगा। यदि यहां से हम डेरिवेटिव निकालते हैं d ऑफ समेशन ऑफ i ni ei, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, de टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी में निकाय की कुल ऊर्जा है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो 0 है। तो समेशन ऑफ i ei कांस्टेंट है, केवल पार्टिकल्स की संख्या है उसमें चेंजेस कर रहे हैं dni, तो ei dni इक्वल टू भी कितना हो गया, 0 हो गया, ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये हो गई 3। अब देखो आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, पीडीई या आंशिक अवकल समीकरण वाली जो बुक थी आपकी फर्स्ट ईयर में, वो पढ़ी होगी आपने। तो उसमें आपने एक लाग्रांज विधि पढ़ी थी, लाग्रांज, उसमें कुछ 2-3 समीकरण दी जाती थी, उन 2-3 समीकरणों को संयुक्त समीकरण बनाने के लिए हम यूज करते थे ताकि हम उस समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकें। तो वही मेथड यहाँ पर यूज करना है, लाग्रांज विधि, जिसको बोलते हैं लाग्रांज विधि, ठीक है। तो वो विधि बोलती क्या है, लाग्रांज विधि बोलती क्या है, देखो कि इसमें 3 समीकरण आई हमारे पास, इसमें अपन करते क्या है, माइनस की ln अल्फा और इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करके, इसको माइनस ln अल्फा से और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 में हम ऐड कर देंगे। तो समीकरण हमारे पास कितनी बच जाएगी, i ln ni dni, ठीक है, इसमें कर दिया हमने माइनस की ln अल्फा का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास i dni, ठीक है, और इसमें हमने बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास बीटा का, तो बीटा ei dni, ठीक है, i का मान, और ये हो जाएगा। यहां से सभी में से हमने समेशन ऑफ i बाहर ले लिया, dni को भी ले लेंगे, ln ni माइनस की ln अल्फा प्लस में बीटा, और सभी में से कॉमन ले लिया हमने dni इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इसके 0 होने के लिए क्या 0 होना चाहिए, dni का प्रत्येक गुणांक है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ln अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि यहां से लिख सकते हैं अपन ln
ni अपॉन में अल्फा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस में बीटा इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। ni की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर, जो ni ये वाला चल रहा है i भी कोष्ठकों में कणों की संख्या, तो यहाँ से ln ni अपॉन में अल्फा इक्वल टू माइनस की बीटा, एंटी लॉग लेंगे तो ni अपॉन में अल्फा इक्वल टू e की पावर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बीटा ei और है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा e की पावर में माइनस के बीटा ei, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं इसको कि यहाँ पर ni इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा e की पावर में माइनस की बीटा ei, कितना तो आ गया। हमें सिद्ध क्या करना था, ni इक्वल टू n बाई जेड e की पावर में माइनस की बीटा ei। तो अल्फा जो कांस्टेंट हमने ये अपना तरफ से जो माना था, इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, इसको समीकरण डाल देते हैं, जैसे 4 डाल दिया, कितना 4 डाल दिया। अब इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसमें दोनों तरफ क्या कर लिया हमने, समीशन ले लिया, समीशन ऑफ ni, ठीक है, इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा e की पावर में माइनस की बीटा ei। इस तरह से समीशन ऑफ ni, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम ऐड कर रहे हैं n1 प्लस n2 प्लस n3, तो ये n के बराबर हो जाएगा, अल्फा बाहर ले लेंगे क्योंकि i पर डिनोट नहीं हो रहा है ये, तो इसमें आ जाएगा समीशन ऑफ e की पावर में माइनस की बीटा ei, i का मान, और इसको कितना लिख सकते हैं हम, z संवितरण फलन, तो n इक्वल टू अल्फा z, तो अल्फा इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा n बाई जेड, अल्फा इक्वल टू इसमें n बाई जेड पुट करेंगे, तो जो समीकरण हमें दे रखी थी कौन सी, ni इक्वल टू n बाई जेड e की पावर में माइनस की बीटा ei, कि i भी कोष्ठक में पार्टिकल्स की जो संख्या है वो हमने किससे रिलेटेड कर दी, संवितरण फलन से, डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है उससे हमने क्या कर दिया, उसको रिलेटेड कर दिया। पढ़ो इसको एक बार, अरे कोई डाउट होता है आपको, हुआ है अभी तक, तो उसको मैसेज कर सकते हो या उस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, मैं देख के उसको अगले वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक और देखिए इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संवितरण फलन की सहायता से सिद्ध कीजिए कि, संवितरण फलन है, संवितरण फलन होता है समेशन ऑफ e की पावर में माइनस की बीटा ei, ठीक है। इसमें दे रखा है कि संवितरण फलन की सहायता से सिद्ध कीजिए कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, किसी भी तंत्र की निकाय की आंतरिक ऊर्जा, नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, लेकिन यहाँ e से रिप्रेजेंट किया हुआ है n k t स्क्वायर d बाई डी टी ln z, इससे दी जाती है। किसी भी निकाय में कि जो आंतरिक ऊर्जा है कि एक निकाय के अंतर्गत गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, तो उस निकाय की टोटल आंतरिक ऊर्जा है, औसत ऊर्जा है आंतरिक ऊर्जा, वो किससे दी जाएगी, इस फंक्शन से दी जाएगी। तो इसको अपन को निकालना है, तो देखो इधर कैसे प्रूफ करना है इसको, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ये, जैसे कि एक निकाय है उसको अपन कैसे मान रहे थे, कई कोष्ठकों से निर्मित मान रहे थे इस तरह से, इसमें E1 एनर्जी, इसकी E2, इसकी E3, इसमें पार्टिकल्स की संख्या N1, इसमें N2, इसमें N3, इस तरह से थी, ठीक है, लगातार। तो टोटल अगर हमें एनर्जी निकालनी है, आंतरिक ऊर्जा से मतलब क्या होता है,
किसी भी कण की आंतरिक ऊर्जा से मतलब होता है कि कणों के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है और कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही क्या कहलाती है, कणों की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो जो टोटल एनर्जी है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि अभी लिख रहे थे N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E इक्वल टू समीशन ऑफ कितना हो जाएगा, Ni EI, ये हो जाएगा। ठीक है, हमें इसको निकालना है, किसको, E को इस फॉर्म में निकालना है, Z की फॉर्म में। तो E इक्वल टू समीशन ऑफ I, Ni की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, N बाई जेड E की पावर में माइनस के बीटा EI, और यहाँ पर कितना हो जाएगा EI। तो इसको अपन ने N को बाहर ले लिया, अपॉन में Z को बाहर ले लिया, और समीशन किस पर काम करेगा, केवल जिसमें I नोटेशन यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया, इसको अपन ने लिख दिया E के बराबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर इस पर डाल दिया हमने जैसे 1, और इस पर डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखना है इसमें कि यदि Z है, चूंकि Z है वो कितने के बराबर था, I E की पावर में माइनस की बीटा EI के बराबर, समेशन ऑफ I E की पावर में माइनस के EI, बीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/kT। तो यहां से अगर हम dZ/dt निकालें, इस क्वांटिटी को निकाल कर देखते हैं dZ/dt को, ये कितना आएगा, देखो I E की पावर x का E की पावर x, ठीक है, अंदर का करेंगे इसमें तो माइनस के EI अपॉन में k, इसको तो बाहर ले लिया अपन ने, और 1/t का कितना हो जाएगा, माइनस के 1/t²। ठीक है, फलन के अंदर फलन है तो माइनस के 1/t², 1/t का, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। तो dZ/dt हमारे पास आ जाएगा कितना, बताओ, ये प्लस में हो जाएगा समेशन ऑफ I E की पावर में माइनस के बीटा EI, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास EI अपॉन में KT²। तो यहां से अपन ने 1/KT² इसको बाहर ले लिया, और समेशन ऑफ I E की पावर में माइनस के बीटा EI को समेशन में अंदर ही रखा, क्योंकि दोनों ही I पर यूज हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू ऊपर समीकरण नंबर 2 में है, तो इसकी वैल्यू हम Z की टर्म में रख सकते हैं। तो यहां से KT² इंटू dZ अपॉन में dt, वो कितने के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो E इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से N/Z। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने रख दी इसमें KT² dZ अपॉन में dt। ठीक है, यहां से अपन ने इसको NKT² 1/Z dZ अपॉन dt इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर NKT², क्या इस पूरी क्वांटिटी को अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि d/dt ln z, क्योंकि log z का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/z, और अंदर का करेंगे तो dZ/dt। तो यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, इस तरह से अपन उस निकाय की जो टोटल एनर्जी है उसको भी हमने सम वितरण फलन के रूप में ऐड कर दिया। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं, कोई भी चीज निकाल रहे हैं उसको जेड की टर्म में निकाल रहे हैं, सम वितरण फलन की टर्म में निकाल रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन था ये वाला, ये लिख रहा कि यहाँ पर जो हमने Ni की जो वैल्यू रखी थी ये वाली, ये भी किसकी टर्म में है, जेड की टर्म में है। इसमें भी हमने इंटरनल एनर्जी जो निकाली है टोटल, वो किसकी टर्म में है, जेड की टर्म में है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हर चीज को हम किससे रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो या किसी भी आयवी कोष्ठका में कणों की संख्या हो, उसको हम रिलेटेड कर रहे हैं किससे, इस सम वितरण फलन से। ठीक है, हर चीज को रिलेटेड किया जा रहा है यहाँ पर सम वितरण फलन से, कि उसमें जो भी हम कोष्ठकाएं मान रहे हैं E1, E2, E3 जिनकी एनर्जी है, उसमें कणों का वितरण किस तरह से हो रहा है, उस चीज को कौन रिप्रेजेंट करता है, सम वितरण फलन। और उससे हर क्वांटिटी को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पढ़ना, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे हैं, आते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।